यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं रिवीजन टेस्ट पेपर। आप लोगों को पता होगा तो सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आरटीपी कराने जा रहा हूँ। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आया है वो काफी आसान क्वेश्चन दिया है आरटीपी में। एक भी यूनिक क्वेश्चन नहीं है जो ना आ रखा हो। आप लोग को बुक में ही मिल जाएगा सारे क्वेश्चन सेम वेराइटी के, बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनर से चेंजेस करके। एमसीक्यू की बात करूं तो आपको पता होता है एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू जनरली इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड देता है और इतने बड़े एमसीक्यू आते तो नहीं है एग्जाम में, बट फर्स्ट एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड दे रखा होता है। अगर आपको ध्यान हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एमसीक्यू जो होते हैं इसमें कुछ मेरे अपने भी एमसीक्यू हैं प्लस इंस्टीट्यूट के जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, वेदर इट इज फ्रॉम एमटीपी, आरटीपी, है ना, एंड प्रोबेबल जो कि आ सकता है एग्जाम में। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एमसीक्यू है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अभी तक डाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूं कि एक वीडियो हम लेके आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू के ऊपर, ठीक, जिसमें मैं सारे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एक ही वीडियो में करा दूंगा। और यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जो छोटे छोटे एमसीक्यू है वो भी करा देता हूँ और जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है वो नेक्स्ट एमसीक्यू की वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से। बहुत छोटा सा एमसीक्यू है रेशियो का और मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पूरी आरटीपी में एक ही ऐसा आंसर है जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, इंस्टीट्यूट से थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है एजम्पशन में, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ये बात। ठीक है, और क्या मिस्टेक है ये भी बताऊंगा। फिलहाल आ जाओ करते हैं आरटीपी को। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है और सेल्स भी दिया है, जीपी भी दिया है। आपको पता है सेल्स में से अगर जीपी घटा दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। एवरेज अकाउंट पेएबल भी दे रखा है, क्रेडिटर टर्नओवर पूछा है, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। अब हमें क्या निकालना है, क्रेडिट परचेज। आपको पता है परचेज कैसे निकलता है? सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लोगे, कितना आएगा 25%। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो जो सेल्स है ना उसका 75% क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आएगा, अब क्योंकि ये आरटीपी है तो यहाँ पे मैं चीजें पढ़ा नहीं पाऊंगा। कंसेप्ट के लिए आपको कंसेप्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं सिर्फ इसको फटाफट कराने आया हूँ। ठीक है, परचेज कैसे निकलता है तो सर हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो ये परचेज आ जाएगा। तो ये तो दे रखा है, इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो परचेज कितना आएगा, परचेज आया 11 लाख। एज्यूमिंग ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट परचेज, इंफॉर्मेशन ना हो तो हम क्या मानते हैं, पूरी परचेज क्रेडिट पे, परचेज को डिवाइड करोगे 80,000 एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से, तो ये आएगा 13.75, जो कि क्या है, ये रहा डी नंबर। अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ दिस मच 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। डेट 45 लाख का है, 9% डेट का इंटरेस्ट रेट है और इक्विटी 55 लाख है। डज इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ये पढ़ाया है लिवरेज चैप्टर में, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी टॉपिक करके। और फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब आता है बताओ, जब रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट या एसेट बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, जो भी हो, इज ग्रेटर देन केडीटी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। हम डेट को जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा रेट से अगर कमाएंगे तो जो एक्स्ट्रा कमाई है वो इक्विटी के ही तो रिटर्न में जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक, अगर केडीटी निकालना हो, सर 9% इंटरेस्ट रेट है, ठीक, टैक्स कहीं दिया है क्या? नहीं, तो चलो 9% ले लेते हैं। एंड आरओआई कितना आएगा? तो ये होता है सर पीबीआईटी 1 माइनस टी करते, टैक्स है नहीं, डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, वैसे तो फॉर्मूले में लॉजिक वगैरह सब आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाया है, और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे। बताओ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे 42, फिक्स कॉस्ट घटाओगे 6 लाख, तो 27 लाख आएगा। ये क्या है? पीबीटी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है इसमें? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ पे डेट भी दिया है, इक्विटी कैपिटल भी दिया है। 45 प्लस 55 1 करोड़ आ रहा है, इंटू 100, बताओ 27%। यहाँ पे 27% आया ये, और ये सिर्फ 9%। ग्रेटर है? बिल्कुल है। तो ये पॉजिटिव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट करेगा। ठीक है, देखो, आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन लोन, हिंस इट हैज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अनफेवरेबल वाला तो मिस्टेक ही हो गया, और ऊपर तो लेस देन ये तो है ही नहीं, ना इक्वल टू है ना लेस देन है, ज्यादा है ना आरओआई। इसी को रिटर्न ऑन एसेट बोल सकता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकता था। कंफ्यूज नहीं होना है। ये रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। डेट टू टोटल एसेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी दे रखा है। इक्विटी का मतलब होता है बच्चे इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व वगैरह जोड़ के। ये बात आपको रेशियो चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। ठीक है। कहीं पे इंस्टीट्यूट डेट इक्विटी करते टाइम सिर्फ इक्विटी अगर ले ले, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो नहीं होता है। इक्विटी का मतलब, अच्छा यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, नहीं तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर होता तो शेयर होल्डर फंड। और सॉरी, मैं क्या बोल रहा था कि अगर इंस्टीट्यूट इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड लेता है तो ये अच्छा एजम्पशन नहीं है। इक्विटी का मतलब क्या लेंगे? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दोनों जुड़े होते हैं। हमारे केस में देखोगे ध्यान से, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं। ये कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि सर इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है सेल्स का 20%। अकाउंट रिसीवेबल पीरियड है, ये क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर कलेक्शन पीरियड। क्विक रेशियो दे रखा है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट मतलब टोटल करेंट एसेट में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस हटा के। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दिया है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, और ये हमें बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ठीक है, बताओ, यहां आ जाओ, जरा इरेज कर दूं मैं। टोटल एसेट निकाल सकते हैं कैसे? यहाँ देखो, टोटल लायबिलिटी अगर 50 लाख का है तो एसेट भी तो 50 लाख का होगा बैलेंस शीट में। तो सर टोटल एसेट जो है ये लायबिलिटी के बराबर आता है 50 लाख, करेक्ट। अब डेट कितना है? 40% टोटल एसेट का, तो डेट आ जाएगा 50 लाख का 40%, जो कि हो गया 2 लाख, 20 लाख, सॉरी 20 लाख। चलो, डेट टू इक्विटी रेशियो 30% है। देखना जरा, अगर ये डेट, डेट मतलब टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटी, ये 20 लाख है, तो इक्विटी कितना होगा? इक्विटी 30 लाख होगा। उस इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 20 लाख है तो रिजर्व कितना होगा? 10 लाख होगा।
तभी तो 10 प्लस 20 30 लाख आएगा, और 30 प्लस 20 50 लाख आएगा। ठीक है, इसी को वर्किंग में दिखा दोगे। इक्विटी कैसे निकलेगा? इक्विटी मतलब इस केस में शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी ले लीजिए, इसमें से डेट घटा दीजिए 30 लाख। अगर 30 लाख इक्विटी है जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है, तो रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख। अब बैलेंस शीट का देखोगे तो एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिसमें अब लॉन्ग टर्म डेट भी निकल जाएगा। कैसे? ये देखो, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 30%, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी 30% मतलब 0.3, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आएगा? 0.3 इंटू इक्विटी कितना है? 30 लाख, तो ये आ गया 9 लाख। बताओ, अब जरा फिल कर लो फटाफट से। ये अगर 9 लाख है तो ये 11 लाख। ठीक, नेक्स्ट। हाँ जी, देखो इन्वेंट्री निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दिया है और ये डेज में है। कितना डेज दिया है? 60 डेज। साल में कितना दिन लेना है? 360 डेज। तो इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360 कर दूं, ये कितना है? तो सर 60 डेज है। इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360, देयरफॉर इन्वेंट्री कितना आएगा? तो इन्वेंट्री आया 10,66,667। डेटर देखो, रिसीवेबल इसके लिए दिया है 36 डेज, डेटर कलेक्शन दिया है 36 डेज। तो एवरेज डेटर, अब एवरेज डेटर का संभव नहीं है, क्लोजिंग डेटर लिख लेंगे। ठीक, अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकलेगा? सर पूरे साल का सेल कितना है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80% होगा, तो सेल कितना होगा? सेल आएगा, करना जरा, ये आया 80 लाख। सर 80 लाख डिवाइड बाई 360 इंटू 36, तो 8 लाख आ जाएगा। ये रख दिया हमने 8 लाख, करेक्ट। आपको पता है क्विक रेशियो दे रखा है 0.9, क्विक रेशियो दे रखा है 0.9। ये कैसे निकलता है? करेंट एसेट, लेकिन क्या घटाना है? स्टॉक एंड दूसरा बताओ प्रीपेड। अब बताओ करेंट एसेट में स्टॉक हटा दें तो बच क्या गया? अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश। तो सर 8 लाख प्लस कैश डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी जो कि कितना है? 11 लाख इज इक्वल टू 0.9। तो इससे कैश एंड बैंक आ जाएगा, कितना आएगा? 11 लाख इंटू 0.9 माइनस 8 लाख, 1,90,000 आया। चल 1,90,000 आया। बताओ टोटल 50 लाख है, तीनों चीज निकल गया है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? निकाल लेना। करेंट एसेट आ गया, टोटल एसेट पता है, तो फिक्स एसेट कैसे? टोटल एसेट माइनस करेंट एसेट।
ये आ रहा है 29,43,333। ठीक, तो ऐसे आएगा बैलेंस शीट आप लोग का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या दिया है, बीएस लिमिटेड हैज फ्लोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर और बुक वैल्यू दे रखा है, इक्विटी है, प्रीफरेंस है, डेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल आर सोल्ड, P0 दिया है 300, एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर D1 दिया है 15 और ग्रोथ रेट दिया है G इज इक्वल टू 5, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 35%। पहले में क्या पूछा है, पहले में पूछा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए, और ये जो सेकेंड है ना, इसमें सॉल्यूशन का थोड़ा सा मिस्टेक है, इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन किया है बिल्कुल करेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर तो दिया है पर मैं बताता हूँ सही सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। अब प्रीफरेंस शेयर, इसका तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है प्राइस का, ठीक, तो हम क्या करेंगे जो ये कॉस्ट है 11.5% यही होगा, के D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100। बताइए D1 कितना है सर, D1 है डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इतना 300 प्लस 0.05 इंटू 100, तो कितना आएगा, ये आया 10%। लास्ट KDT आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, यहाँ देखो डिबेंचर का रिडीम्शन पीरियड नहीं दिया है, इरिडीमेबल है, इरिडीमेबल के केस में अगर प्राइस भी ना दिया हो तो कैसे निकालते, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये इंटरेस्ट रेट कहने का मतलब है, तो 10%, 1 माइनस 0.35 कितना आएगा 6.5%। इंडिविजुअल कॉस्ट आ गया, जरा वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालिए, वेट क्या लेना है, तो बुक वैल्यू। चलो जरा फटाफट से बताओ सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए मैं सीधा फॉर्मूले से कर देता हूं। सबसे पहले इक्विटी है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी, बताओ 4 करोड़ 60 लाख है, ये 3 करोड़ है, 30 डिवाइड बाई 46 करूंगा, अब वेट निकाल लेना, इतना ही आएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर इनटू वेट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, जो कि क्या है, प्लस ये क्या है, डिवेंचर का, इक्विटी का 10% था ना, इक्विटी का 10% है और ये रहा 6.5% इंटू 10 डिवाइड बाई 46, करके बताओ, 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 46 एम प्लस, तो ये आ रहा है 9.43%, 9.43%, क्योंकि मैंने एक ही बार कैलकुलेटर पे निकाल के जोड़ दिया है, इंस्टीट्यूट अलग अलग जब भी फिगर लिखता है सब कुछ 2 डिजिट में राउंड अप करता है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि टेबल बना के सबको बारी बारी 2 डिजिट में राउंड अप करता, तो यहाँ पे स्लाइटली में भी 4 आता या 4 आता, क्या है आंसर में देखना जरा, ये देखो स्लाइटली चेंज आता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने हर एक को पहले 2 डिजिट में लिखा राउंड अप करके फिर टोटल किया, मैं सीधा ही टोटल कर दिया और राउंड अप किया, ठीक है। चलो कहां पे मिस्टेक है, तो जरा यहाँ पे मिस्टेक है, कैलकुलेट न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी रेज एडिशनल 50 लाख डेट बाय इश्यूइंग 10% 10 year 12% डिवेंचर but yield on similar debenture of same risk class 13%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, दिस वुड रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ इक्विटी टू 20 एंड लीव ग्रोथ अनचेंज बट इक्विटी शेयर प्राइस फेल टू 250।
बहुत बढ़िया। कई बार नया डेट लेने की वजह से मार्केट में शेयर प्राइस गिरता है, क्योंकि कंपनी ज्यादा रिस्की हो जाती है, ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज हो जाता है कंपनी में। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम फ्रेश के ही निकालेंगे। अब D120 लेना है, P0 250, ग्रोथ रेट में कोई चेंजेस नहीं है बोल रहा है, इंटू 100 जरा करना। तो ये तो आया 13%, KP 11.5% ही था, KDT1 जो अपना ओरिजिनल 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर था, उसका हमने कॉस्ट निकाला है 6.5%। अब देखो 12% डिवेंचर का कॉस्ट। आपको पता है रिडीमेबल डिवेंचर होता है, लाइफ होता है, तो उसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस रिडीम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 इंटू 100। नीचे एवरेज फंड लेंगे, ऊपर कॉस्ट लेंगे, इंटू कर देंगे, कॉस्ट डिवाइड बाई एवरेज फंड इंटू 100 आ जाएगा। ठीक, 12% है तो फेस वैल्यू 100 है, 12 आएगा, 1 माइनस 0.35 कितना है टैक्स, ये है ना 35। रिडीम्शन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम समझेंगे क्या, फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होता है। लाइफ है 10 इयर्स। अभी देखते हैं नेट प्रोसीड। अब सारा प्रॉब्लम क्या है, नेट प्रोसीड निकालने का। हाँ जी, नेट प्रोसीड देखो, नेट प्रोसीड कैसे निकलता है, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू प्राइस ना दिया हो तो मानते हैं कि मार्केट प्राइस पे इश्यू होगा, तो मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया क्या, मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस कैसे निकलता है मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, हमने देखा है किसी भी एसेट की प्राइस निकालना हो ना, किसी भी एसेट की वैल्यू निकालना हो ना, तो उससे जनरेट होने वाली कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कर दो। जैसे कि यहाँ पे डिबेंचर से जनरेट क्या होगा, हर एक साल इंटरेस्ट और लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू, सबका प्रेजेंट वैल्यू कर दूंगा तो आज की डेट में डिबेंचर का प्राइस आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट यूज करते हैं वो क्या होता है, सिमिलर डिबेंचर का रिटर्न, है कि नहीं, ये आपने पढ़ रखा है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 12% इंटरेस्ट रेट और डिवाइड कर दिया है, सिमिलर डिबेंचर पे 13% है ना, हाँ जी, तो कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 0.13, ये आया 92.31, और इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा दिया है। अब 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है, बताया नहीं तो 2% हमेशा इस पे ही लगानी चाहिए, इसका 2% करोगे तो कुछ और आएगा, पर इंस्टीट्यूट ने 2% फेस वैल्यू का निकाल के 90.31 किया है। ठीक, पहले दिखा दूं फिर मिस्टेक क्या है वो बताता हूं। देखो जरा, ये रहा, और फ्लोटेशन कॉस्ट घटाया है 2%। मिस्टेक क्या है जरा बताता हूं, दो जगह मिस्टेक किया है नंबर 1, जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट है, कमीशन ब्रोकरेज वगैरह जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट है, वो जितने प्राइस पे डिवेंचर इश्यू होता है ना, उस उतने प्राइस पे डिवेंचर जो इश्यू होता है, जो सेल प्रोसीड होता है, उसमें से कट के आता है। तो नंबर 1 तो गलती ये किया कि ये फेस वैल्यू पे 2% लगाने पे 2 आएगा, लेकिन फेस वैल्यू पे नहीं, ये 2% लगाना चाहिए P0 पे, फर्स्ट मिस्टेक। पर चलो कोई बात नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादातर फेस वैल्यू पे निकाल लेते, हम भी कर देंगे, कोई बात नहीं, मिस्टेक है ये, पर ये प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट लगना चाहिए, फेस वैल्यू पे नहीं। लॉजिकली सोचो, अरे मैं कोई चीज ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन की वैल्यू का 2% लगता है, चाहे कोई भी ये 2% ले फ्लोटेशन कॉस्ट, इश्यू करके पैसा ले आने में अगर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है, इश्यू कॉस्ट लग रहा है, चाहे वो ब्रोकरेज के रूप में हो, कमीशन के रूप में हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के रूप में हो, तो अमाउंट का 2% लगेगा, फेस वैल्यू का नहीं। कितना इलॉजिकल है। दूसरा, ये कब करेंगे,
ये करते हैं जब डिबेंचर इरिडीमेबल हो, है ना। परपेचुअल डिबेंचर के केस में ऐसे प्राइस निकालते हैं, हमारे केस में तो डिबेंचर की लाइफ है 10 ईयर, तो ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कैसे निकालेंगे फिर? P0 निकालना हो तो डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या है, 12%, 100 का 12%, 12 आएगा। ठीक, 10 साल तक आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट से प्रेजेंट वैल्यू करना है, 13% के रेट से 10 ईयर्स का। और लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू आएगी। ठीक, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर उस साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करना है। ठीक, जो 10th ईयर का है। ये कुमुलेटिव क्यों? क्योंकि ये कैश फ्लो हर एक साल आ रहा है, बारी बारी निकालने से बढ़िया एक बार कैश फ्लो लो और कुमुलेटिव फैक्टर से इंटू कर दो 13%, 10 ईयर्स। करना जरा, 1/1.13 इज इक्वल टू 1 साल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ रहा है 0.295, और इनका जीटी करोगे तो टोटल आ रहा है 5.426। 3 डिजिट क्यों लिया? ज्यादातर इंस्टीट्यूट 3 डिजिट ही लेता है। अब करो जरा, 94.61 आया, ये आना चाहिए प्राइस, ये है प्राइस। और लॉजिकली बोलूँ तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर घटाना है ना 94.61 में से, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी इसी का 2% होना चाहिए। तो इसका 2% करोगे तो क्या आएगा? ये आनी चाहिए, ये है करेक्ट 92.72 एज अ नेट प्रोसीड। ठीक, अब इंस्टीट्यूट का करोगे तो इंस्टीट्यूट का एजम्पशन लिखते रहना। एजम्पशन तो लिखनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ने लिखा नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। इस बात का क्या एजम्पशन लिखोगे कि जब क्लियरली क्वेश्चन दिया है कि डिबेंचर का लाइफ है 10 ईयर, तब भी हम परपेचुअल डिबेंचर मान के प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ये तो 100% मिस्टेक होनी चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट की सिचुएशन ही नहीं है। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, कोई एजम्पशन लिख दिया कि मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट किसमें फेस वैल्यू पे लगाया, चलेगा, कोई बात नहीं, लॉजिकली सही नहीं है, चलेगा। लेकिन जो वैल्यूएशन है P0 निकालने का है, वो तो उतना नहीं आनी चाहिए। तो यार 92.72 लिखो। अब बताओ जरा, ये आया 0.729, या राउंड ऑफ नहीं करोगे तो 7 to 8 कर दो, और 12 × 0.65 करोगे तो ये आएगा 7.8। 96.36 आएगा। फिर कितना आएगा? ये आएगा 8.85%। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इन्होंने अलग फिगर ले रखा है, तो इनका आंसर देखोगे डिफरेंट आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो चलो, क्या ले रखा है, इनका आंसर अलग आया है, पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद अगर करना हो तो बस अब वेटेड एवरेज निकाल लो। एक और कैपिटल जुड़ गया इसमें, 50 लाख, 12% डिवेंचर, कॉस्ट मैंने निकाल दिया, तीनों का वेट है ही, कर लो, स्लाइटली सा चेंज आएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या था कि ये जो निकाल रखा है ना इंस्टीट्यूट ने, गलत है, इतना आना चाहिए। चलो जरा फटाफट से मैं इरेज करूं।
ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में भी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी वे में पता नहीं कैसे करते, सिंपल सॉल्यूशन सिखाता हूं मैं आपको। इंस्टीट्यूट का तो क्या है, कैसे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। द फ्लोइंग डेटा इज रिलेटेड टू टू कंपनी बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास, यानी कि दोनों कंपनी क्या है, रिस्क क्लास सेम है, सेम ही इंडस्ट्री में होंगे, तभी तो बिजनेस रिस्क सेम होगा। अब ये चीज समझने के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। मैं चीजें बताते टाइम बोल तो देता हूँ, पर बिजनेस रिस्क क्या होता है, सेम रिस्क क्लास क्या होता है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जिसमें बी देखो, ये तो एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम दिया है पीबीआईटी, डेट नहीं है। ए में दोनों का ईबीआईटी सेम है, लेकिन इसमें डेट है, तो ये लीवर्ड कंपनी है, ये अनलीवर्ड कंपनी है। पूछा क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जीरो निकालिए, दोनों कंपनी का एज्यूमिंग एमएम मॉडल विथ नो टैक्स। सिंपल तरीका करना हो तो ये बी लिमिटेड, ए लिमिटेड, पहले देखते हैं नो टैक्स, अगर टैक्स नहीं हुआ तो वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू पूछा है ना, कैसे निकालेंगे, पीबीआईटी डिवाइड बाई के जीरो, और के जीरो तो इतना ही होगा जितना इक्विटी की कैपिटलाइजेशन रेट होगा। क्यों सर, इसमें डेट ही नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, तो वेटेड एवरेज भी निकालोगे तो इक्विटी है तो उतना ही आएगा के जीरो। बताओ, तो ये आ गया 1 करोड़। के ही दे रखा है 18% क्वेश्चन में, और के जीरो इज इक्वल टू के के बराबर ही होगा, ये भी 18%। यही तीन चीज पूछा है ना, मार्केट वैल्यू, के जीरो एंड के। चलो एक एक केस में आते हैं जरा। वैल्यू ऑफ फर्म, जब टैक्स ना हो तो डेट की वजह से जो एडिशनल बेनिफिट मिलती है इंटरेस्ट टैक्स सेविंग की, वो तो होगा ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना होगा, अनलिवर्ड की बराबर, लीवर्ड का भी। के जीरो कैसे निकलता है बताओ, तो के जीरो निकलेगा सर पीबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। कितना है पीबीआईटी, पीबीआईटी दे रखा है, इसका भी कितना है 18 लाख, डिवाइड बाई ये रहा 1 करोड़ इंटू 100, तो ये तो आएगा उतना ही 18%। लेकिन के ही बताओ, के ही का फॉर्मूला क्या है सर, के ही का फॉर्मूला है पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100, करेक्ट। पैट कैसे निकलेगा, पीबीआईटी जो कि 18 लाख है, उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट घटेगा तो पीबीटी आएगा। इंटरेस्ट कितना है सर, 54 लाख का डिवेंचर है एंड 12% इंटरेस्ट रेट है, 6 लाख 48,000 घटा दो 18 लाख में से, तो ये 11,52,000 आया। ठीक है, नेट इनकम, टैक्स तो है नहीं तो इतना ही रहेगा अपना 11,52,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ, वैल्यू ऑफ फर्म इतना है 1 करोड़, जिसमें से 54 अगर डेट की वैल्यू है तो इक्विटी का कितना होगा 46 इंटू 100, बताओ 25.04%। 25.04% अगर नो टैक्स हुआ तो दोनों कंपनी की ये कुछ इंफॉर्मेशन है। यही अगर टैक्स आ जाए तो, यही अगर टैक्स होता तो सबसे पहले यहां पे आते हैं, सब इरेज कर दो। अब पहले अनलीवर्ड में आते हैं, फिर तो फॉर्मूला हो जाता पीबीआईटी 1 माइनस टैक्स, और टैक्स कितना है 40%, फिर कितना आता
वैल्यू ऑफ फर्म, ये आता 60 लाख, करेक्ट। के 18 ही रहता और के जीरो भी 18 रहता। अब ए लिमिटेड पे आते हैं, यानी कि लीवर्ड कंपनी पे। इसका वैल्यू कितना होता सर? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस इंटरेस्ट की पे जो टैक्स बचती है उसकी वजह से जो एडिशनल वैल्यू क्रिएट होगा वो होता है डेट इनटू टैक्स रेट। इस एजम्पशन में भी गड़बड़ी है, ये क्लास पढ़ाते टाइम मैंने पढ़ाया था कि जो एजम्पशन ले रखा है कि डेट परपेचुअल होगा और डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। चलो बताओ फटाफट से, 54 का 40% प्लस 60 लाख, ये आया 81,60,000। के जीरो पूछा है, पता है आपको के जीरो का फॉर्मूला होगा पीबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। 18 लाख है, 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 81,60,000 इंटू 100 करके बताओ। %13.24 आना चाहिए। चलो के ही अगर निकालना हो तो पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। पैट कैसे निकलता है सर? पैट निकलता है पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। चलो पीबीआईटी तो 18 लाख है, इंटरेस्ट कितना है सर? 54 लाख का 12% 6,48,000। तो पीबीआईटी में से 18 लाख में से ये घटाओगे तो 11,52,000 आएगा पीबीटी। उसमें से टैक्स घटा दोगे तो 6,91,000 आएगा। 200 पैट। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है सर? टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म है 81,60,000, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट हटा दीजिए तो ये आएगा 27,60,000 इंटू 100 करके बताओ जरा कितना आना चाहिए। 25.04%। ठीक है, तो सिंपल तरीके से निकल जाएगा। चलो जरा ऊपर एक क्वेश्चन रह गया, इसको भी देखते हैं। 7 नंबर था ना, आ जाओ जरा। 7 नंबर कहाँ पे गया? ये रहा। ठीक है, इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं। ये देखो वेटेड एवरेज 13.23, ये फाइनल आंसर मैच करना चाहिए। इतना तो करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। जो टेक्निक आपको पढ़ा रखा हूँ उस टेक्निक से करना है, सिंपल स्वीट फटाफट आंसर निकालना चाहिए अपने को, कम समय में मार्क्स स्कोर करके लेके आना है। क्या लिखा है? एक्स वाई जेड कंपनी इज ओनली बैंड हैज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% एंड टोटल मार्केट वैल्यू 1 करोड़। एक ऑनली बर्ड फॉर्म है जिसका वैल्यू कितना है? 10 करोड़। ठीक है, और के ई की वैल्यू है 20%, करेक्ट। कंपनी एबीसी इज आइडेंटिकल टू एक्स वाई जेड इन ऑल द एस्पेक्ट एक्सेप्ट यूजेज डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विथ अ मार्केट वैल्यू ऑफ 4 करोड़। कह रहा है एक लीवर्ड कंपनी है, ये तो एक्स वाई जेड था, एबीसी बिल्कुल सेम है, यानी कि हर एस्पेक्ट में सेम होने का मतलब बिजनेस रिस्क सेम है, सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके में क्या है? फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर अलग है, डेट है। डेट कितने का है? तो 4 करोड़ का। ठीक है, अब क्या पूछा है? डेट का कॉस्ट है 10%। डेट का कॉस्ट कितना है? 10%। देखना पूछा क्या है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वेटेड एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एबीसी अगर 25% टैक्स रेट हो तो, टैक्स रेट अगर 25% हो तो वैल्यू ऑफ फर्म बताइए। और क्या पूछा है?
पूछ रहा है K0 बताइए, वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए, KE बताइए, यही 3 चीज पूछा है। चलो मैं नीचे थोड़ा स्पेस बना लूं इरेज करके। टैक्स रेट 25% है। बताओ यहाँ पे सबसे पहले आओ, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है सर? PBIT डिवाइड बाई 1 माइनस टी होल डिवाइड बाई KE। वैसे तो K0 है, पर यहाँ पे K0 और KE सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे अगर 10 करोड़ करूं, PBIT 1 माइनस टी कितना है 0.25 होल डिवाइड बाई 0.2, तो PBIT निकल जाएगा इससे। बोलो सर PBIT आएगा, चलो मैं करोड़ को सिंपल ले लेता हूँ, 10 करोड़ इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.75, ये आया 2.67 करोड़ में फिगर है। ठीक है, अब इतना बड़ा फिगर क्या लिखना, छोटे करोड़ में ले लेते हैं। इसका PBIT कितना है? जब दोनों कंपनी सेम एस्पेक्ट में सेम है, बिजनेस रिस्क सेम है, कैपिटल का अमाउंट सेम है, ठीक, तो ये भी कितना कमाएगा? इतना ही PBIT कमाएगा। बताओ K0 के लिए हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए। कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड 10 करोड़ प्लस डेट इंटू टैक्स रेट कितना आ जाएगा? 11 करोड़ आएगा। 4 इंटू 0.25 करोगे तो 1 करोड़ प्लस 10 करोड़ 11 करोड़ आएगा। K0 का फॉर्मूला क्या है? PBIT 1 माइनस टी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। बताइए PBIT हमने निकाल रखा है 2.67 करोड़, 1 माइनस 0.25 डिवाइड बाई 11 करोड़ इंटू 100 कितना आएगा? ये आ रहा है 18.20। एग्जैक्ट नंबर में अगर राउंड अप नहीं करता मैं, थोड़ा राउंड अप कर दिया तो 18.18 आएगा। ठीक है, कैसे? इसी को 2.6667 कर दो, तब देखना 18.18 आ रहा है। 2 डिजिट में राउंड अप कर दिया था, 3 डिजिट भी ले लोगे तो एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, ये राउंड अप फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर है 18.18। ठीक, करोड़ में ना लिख के पूरा डिजिट लिखता मैं तो बिल्कुल 18.18 आता, क्योंकि बड़ा फिगर है, राउंड अप करने से फर्क पड़ता है, इस वजह से इतना आया। सेकंड क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। हमें पता है सर वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट घटा दे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा 7 करोड़। थर्ड क्या पूछा है? केई। केई हमें पता है सर पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो 7 करोड़ है, पैट कैसे निकलेगा बताओ? सर PBIT माइनस इंटरेस्ट। बताओ 4 करोड़ का डेट है ना, ये रहा, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। 40 लाख होगा, 0.4 कर दू, करोड़ में लिख रहा हूं तो 1 माइनस टी कितना आएगा? 2.667 माइनस 0.4 इंटू 0.75, तो पैट आना चाहिए 1.70025, इतना आएगा। डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 7 इंटू 100, तो ये आ रहा है 24.29%। बस सिंपल। अब इसी को देखो, ये लॉजिक उस बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिसने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी मुझसे पढ़ी हो। ठीक, मैंने पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में सिर्फ 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। ठीक है, उसी 3 फॉर्मूले से ये सब कर रहा हूं, पर क्योंकि अगर आपने उस स्टाइल से नहीं पढ़ रखा होगा, हो सकता है थोड़ा सा आपको अलग लगे, क्योंकि अगर आप सजेस्टेड सॉल्यूशन देखेंगे
तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट। ये देखो ये क्या कर रखा है, बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट। अंत में आंसर आना उतना ही है। तो क्यों ना हम सिंपल तरीके से सीखे और सिंपल तरीके से करें। आ जाओ जरा। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। फाइंड आउट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज विच गिव हाईएस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू, यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन लिवरेज निकालो और कहाँ पे कंबाइन लिवरेज की हाईएस्ट वैल्यू आएगी, कहाँ पे कम वैल्यू आएगी, ये बताना। ठीक है, आसान है। मैं फटाफट से ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज निकलवा देता हूँ। कंबाइन लिवरेज हर एक केस का कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। जरा देखो, तीन सिचुएशन है, अलग अलग फिक्स कॉस्ट है। पहले तो ऑपरेटिंग लिवरेज आता है, तो पहले सिचुएशन ले लो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अलग अलग है तो तीनों सिचुएशन को अलग बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जो अचीव कर सकते हैं, पर हमने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना किया, इतना। तो जितना प्रोडक्शन किया उतना ही सेल हुआ होगा। सेलिंग प्राइस कितना है, 30 का। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 20 का। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10 रुपीज पर यूनिट। तो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन लिखना हो तो 10 रुपीज पर यूनिट इंटू 2400, 24,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट घटता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी आता है। कितना है, पहले सिचुएशन में 3, दूसरे में 6, तीसरे में 9। 21,000 आया, 18,000 आया, 15,000 आया। ऑपरेटिंग लिवरेज निकल जाएगा। कैसे, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी। बताओ, 24,000 डिवाइड बाय 21,000 ये आया 1.14। सेकेंड, 24,000 डिवाइड बाई 18,000 ये आया 1.33। थर्ड, 24,000 डिवाइड बाई 15,000 ये आएगा 1.6। अब पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटेगा तो पीबीटी आएगा। इंटरेस्ट के लिए दो प्लान है, तो हर एक सिचुएशन का दो दो प्लान करना पड़ेगा। पहले में डेट है इतना और इंटरेस्ट रेट है इतना, तो 1800 आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। सेकेंड में डेट पे इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो 900 आएगा। तो हर एक प्लान का दो सिचुएशन ए एंड बी करोगे, कर लेना आप, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं फटाफट से। पहले में 1800 घटाओगे, बताओ 21,000 में से 1800 घटाओगे 19,200 आएगा। ये पीबीटी निकाल रहा हूं, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में 900 बस घटाना है। बताओ, सिमिलरली 18,000 में से 1800 घटाओगे, सेकेंड सिचुएशन में 900 घटाओगे तो ये आएगा। थर्ड देखो, 15,000 में से 1800 घटाओगे तो 13,200 आएगा। अगला सिचुएशन बी में ये आएगा। तो यानी कि तीन केस, दो दो फाइनेंशियल प्लान, 6 केसेस बनेंगे। अब निकालो फाइनेंशियल लिवरेज हर एक का। सिचुएशन ए में दो बार फाइनेंशियल लिख देगा दोनों प्लान का। कैसे निकलता है, पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, 21,000 डिवाइड बाई 19,200 ये आएगा 1.09। सेकेंड, 21,000 डिवाइड बाई 20,100 ये आएगा 1.04। 18,000 डिवाइड बाई 16,200 ये आएगा 1.11। 18,000 डिवाइड बाई 17,100 ये आएगा 1.05। सिमिलरली 15,000 डिवाइड बाई 13,200 ये आएगा 1.14। लास्ट 15,000 डिवाइड बाई 14,100 ये आएगा 1.06। ये है फाइनेंशियल लिवरेज। फिर कंबाइन लिवरेज निकाल लोगे हर एक सिचुएशन का। ठीक, फाइनल आंसर मैंने निकाल दिया। आपको करके कैसे बताना है ये तो करना ही है। उसके बाद हर एक सिचुएशन में दो टेबल बना लेना, प्लान ए प्लान बी, फिर सिचुएशन 2 प्लान ए प्लान बी, सिचुएशन 3 प्लान ए प्लान बी।
थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। डिविडेंड डिसीजन दिया है, नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। ये क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिख सकता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही है ये। रिटेंशन रेशियो दे रखा है 75, यानी कि पे आउट रेशियो कितना है डिविडेंड का? 25%। गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल। चलो, नेट प्रॉफिट कितना है? 30 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दोगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आता है कितना है? 12 लाख। फिर 18 लाख आएगा। चलो, ईपीएस फिर कितना आएगा सर? 18 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। 60 लाख कैपिटल है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर 6 लाख, तो डिवाइड बाय 6 लाख करोगे तो 3 आएगा। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा? 3 का 25%, या 0.75। करेक्ट। वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है? प्राइसिंग इक्वेशन क्या है? डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर ओ आई डिवाइड बाई के होल डिवाइड बाई के। यही है वॉल्टर मॉडल का। 0.75 प्लस 3 माइनस 0.75 इंटू 0.22 डिवाइड बाई 0.18 होल डिवाइड बाई 0.18। करेक्ट बताइए। तो इससे तो आया 19.44 रुपीज। सिमिलरली सेकेंड है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल क्या है? कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल है। क्या बोलता है? प्राइस कैसे निकलता है गॉर्डन मॉडल से? D1 डिवाइड बाई के माइनस जी। अब ये जो पे आउट है करेंट पीरियड का, ये मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, क्या मानना है इसको? D0। ठीक है, क्या मानना है इसको? D0। अब यहाँ पे कई बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में देखोगे तो इंस्टीट्यूट इसको D1 मान लेता है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे करेंट ईयर का डेटा और यहाँ पे दे तो कई बार D1 मानता है। एजम्पशन लिख देना है, और हमेशा आपको क्या मानना चाहिए? जो करंट ईयर का जो डिटेल दिया है और पे आउट दिया है, इसको D0 मान के D1 निकालना चाहिए। ठीक है, तो D1 कितना आएगा? 0.75 प्लस ग्रोथ रेट 1 प्लस जी। अब इंपॉर्टेंट बात है, ग्रोथ रेट कैसे निकलता है? ये निकलता है B इंटू आर वाई। रिटेंशन रेशियो, कितना रिटेंड करते हैं वही तो इन्वेस्ट होगा अगली बार, तो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के देगा, उसी को बोलते हैं ग्रोथ। तो 0.75 इंटू 22% के रेट से कमाते हैं, कितना आएगा? 22 इंटू 0.75, 16.5%। चलो, तो D1 कितना आएगा? ये आ रहा है 0.87375। के ही कितना है? 18%। बताओ। ये आएगा। ठीक है, गॉर्डन मॉडल से। अगर आप देखोगे ये है ना डिविडेंड, चलो ठीक, हमने राउंड अप नहीं किया था, पूरा डिजिट लिया था। राउंड अप कर देना, कोई बात नहीं, राउंड अप करोगे स्लाइटली ये चेंज आएगा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का है,
बहुत प्यारा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है, नया प्रोजेक्ट है तो कोई भी ओपनिंग स्टॉक होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम क्रेडिटर की वैल्यू निकालते हैं कि क्रेडिट परचेज पे निकालना होता है, ठीक है, तो उस समय क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है, मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो है, ओपनिंग स्टॉक नील लेना है। यही अगर नॉर्मल कंपनी है तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा। तो हम क्या मानते हैं, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक एंड मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मटेरियल परचेज। पर इसमें नहीं मान सकते, नया प्रोजेक्ट है तो ओपनिंग स्टॉक नील मान के करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कैपेसिटी है जितने पे प्रोडक्शन कर सकते हैं 60,000। ये रहे सारे पर यूनिट के खर्चे। फर्स्ट ईयर में हमने सेल किया है 35 और प्रोडक्शन किया है 40,000, तो खर्चा तो 40,000 पे आया होगा। और वर्किंग कैपिटल के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ कंजम्पशन होता है, डेटर को 1.5 मंथ अलाउ करते हैं, क्रेडिटर हमें 4 मंथ का पीरियड देते हैं, लैग इन वेजेस 1 मंथ, ओवरहेड हाफ मंथ, कैश एंड बैंक मेंटेन करना है 60,000 एंड कंटीजेंसी मेंटेन करना है 10%। लेकिन 10% किसका, नेट का, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का। तो रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, उस प्रोविजन को इंक्लूड कर देंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आता है, यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल वर्किंग कैपिटल का 10%। ठीक है, देख लेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बना सकते हैं कॉस्ट शीट का। कितना प्रोडक्शन है, 40,000। ठीक, तो डायरेक्ट मटेरियल देखो सर 40,000 बनाया और 20 रुपीज का मटेरियल था, 8 लाख। डायरेक्ट लेबर देखो सर 40,000 बनाया, 15 रुपीज का लेबर था, 6 लाख। दोनों को जोड़ दोगे तो प्राइम कॉस्ट आता है। फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15 वेरिएबल। सर ओवरहेड का खर्चा देखिए, वेरिएबल अगर आप निकालोगे, सर 40,000 बनाया, 50 रुपीज, 6 लाख। फिक्स्ड बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है बच्चों से। फिक्स खर्चा 10 रुपीज पर यूनिट है, किस कैपेसिटी पे हमने निकाला है, 60,000। तो कितना हो गया, 60,000 इंटू 10, 6 लाख। अब ये पर यूनिट तो इनकर्ड होता नहीं है, ये पर यूनिट सिर्फ हमने एक्सप्रेस किया है, ये इनकर्ड होता है इन टोटालिटी में। और फिक्स कॉस्ट चाहे आप 60,000 बनाइए, 50,000 बनाइए, 30,000 बनाइए, सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको 6 लाख लेना है। अगर कोई बच्चा पर यूनिट कर देता है, वहीं पे मिस्टेक हो गया। अभी आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। डब्ल्यूआईपी की कुछ स्टॉक हो तो एडजस्ट करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट आता है। ठीक, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। ये कुछ नहीं दे रखा है, ना डब्ल्यूआईपी का इंफॉर्मेशन दिया है कि डब्ल्यूआईपी के स्टॉक कितना है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो सीधा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दूं। ₹26 लाख। इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं जो कि नील है, क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं। बताओ कैसे निकलेगा ये 26 लाख। अगर 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन है तो पर यूनिट कॉस्ट आ गया तो 5,000 जो बच गए, पता है 35,000 ही सेल हुआ है, उसका कॉस्ट कितना, 3,25,000। तो ये घटा दोगे बच्चे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग का खर्चा जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आता है। एक तो वेरिएबल है, कितना है वेरिएबल, तो सर वेरिएबल है 3 रुपीज। और पता है आपको सेलिंग का जो खर्चा है वो यूनिट सोल्ड पे इनकर्ड होता है। तो बताओ 35,000 इंटू 3 करोगे 1,05,000। एक है फिक्स्ड, फिक्स खर्चा भले ही पर यूनिट हमने एक्सप्रेस कर रखा हो, कितने यूनिट की कैपेसिटी पे हमने पर यूनिट निकाला है, 60,000। तो इंटू करोगे तो 60,000 इंटू 160,000 आएगा। लेकिन ये पर यूनिट इनकर्ड नहीं होता, पर यूनिट बस हम एक्सप्रेस करते हैं, दिखाने का एक तरीका है। इनकर्ड तो ये इन टोटालिटी में होता है, तो ये तो सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। तो ये आपको 60,000 ही लेनी है। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल।
आपको पता होनी चाहिए जो मटेरियल कंज्यूम्ड है उस पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं। WIP की वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं, कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन फिनिश गुड्स यहाँ पे दे रखा है। एंड जो कॉस्ट है, क्योंकि हम कौन सा अप्रोच करते हैं, सेल में वैल्यूएशन करते हैं, डेटर की कॉस्ट पे कॉस्ट अप्रोच से निकालते हैं, ठीक। तो डेटर की जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट ऑफ सेल पे करेंगे, ठीक। इसमें डिप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो वो भी मैं कैश कॉस्ट ऑफ सेल करता, डिप्रिसिएशन नहीं लेता। मैं एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि फिक्स खर्चे दे रखे, ओवरहेड के खर्चे तो दिए फिक्स वेरिएबल, लेकिन फिक्स जो ओवरहेड है उसमें डिप्रिसिएशन कितना है ये इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास। चलो, अगर मैं निकालना हो वर्किंग कैपिटल तो सबसे पहले करेंट एसेट में लिखूंगा रॉ मटेरियल 8 लाख, अगर 12 मंथ का है, कितना है रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड 3 मंथ, 3 मंथ का कितना, तो 2 लाख आएगा। WIP का कोई स्टॉक नहीं। फिनिश गुड्स निकाल रखा है 3,25,000। डेटर, सर हमें पता है कॉस्ट ऑफ सेल ये है, ये अगर 12 मंथ का है तो 1.5 मंथ का कितना, आपको पता है मानेंगे पूरा ही सेल क्रेडिट पे है, क्यों, इन्फॉर्मेशन कुछ दे नहीं रखा है। अगर बोलता है इसमें सिर्फ 70% सेल क्रेडिट पे इंटू 70% करना पड़ता। आपको पता है कैश एंड बैंक दे रखा है 60,000, तो ये टोटल करेंट एसेट हो गया। अब आते हैं करेंट लायबिलिटी पे। करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर कैसे निकलता है, क्रेडिट परचेज, कंज्यूम प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग है नील, कंज्यूम्ड है 8 लाख, ये रहा, क्लोजिंग कितना है 2 लाख, तो 10 लाख आ जाएगा। कितने मंथ का क्रेडिट देता है क्रेडिटर हमें, तो क्रेडिटर देता है 4 मंथ का क्रेडिट। ये कैसा क्रेडिटर है जो 4 महीने का क्रेडिट दे रहा है। राउंड अप कर देना। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस देखो, सर वेजेस का खर्चा 6 लाख है, बिल्कुल ये पूरे साल का है, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना दिन का वेजेस आउटस्टैंडिंग रहता है अपने पास, 1 मंथ का, तो अगर 1 मंथ का करोगे 50,000 आएगा। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब एक्सपेंस में तो ओवरहेड का भी खर्चा है, कौन कौन सा एक्सपेंस मानेंगे आउटस्टैंडिंग, सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी एक्सपेंस है, सेलिंग ओवरहेड भी एक्सपेंस है, जोड़ो जरा, 6 + 6 12, और ये कितना है 1,65,000, 13,65,000। हाफ मंथ का ऑन एन एवरेज क्या रहता है बच्चे, उधार, $56,875। ये करोगे तो ये आता है नेट वर्किंग कैपिटल, जरा करके बताओ कितना आएगा, पर आया 890, नीचे कितना आएगा, 449,792 प्लस प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी जोड़ दोगे तो ये आता है टोटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी पता है कितना दिया है, 10%। किसका 10%, इसका 10%, जिसका भी 10% दे उसको 100 मान लो, तो ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 90, है ना, 90 + 10 जोड़ के ही तो 100 आया है। अगर ये 90 है तो 100 कितना कैसे निकलता है, सिखा रखा है आपको, 449,792। अगर ये सर 90 है तो 100 कितना, ये आएगा 4,99,769 रुपीज, करेक्ट। चलिए, आसान था बिल्कुल, वेरी इजी। अभी तक में मुश्किल क्या है, सिर्फ एक चीज मैंने नोटिस किया, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने थे, उस रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो नया डिबेंचर इश्यू हो रहा था 12%, उसका आंसर गलत बना रखा है। चलो, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है,
ठीक, इंस्टीट्यूट की भी बुक में है। अभी प्रेजेंट में हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या है वो दे रखा है, और 2 नया प्रपोज्ड पॉलिसी दे रखा है। अभी सेल करते हैं इतने का, नए प्रपोज पॉलिसी में इतना करेंगे, डेटा टर्नओवर रेशियो दे रखा है, बैड डेप्ट दे रखा है, और बोला है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे 20% रिटर्न चाहिए होता है। ठीक, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए। मजे की बात, क्वेश्चन और आसान हो गया, टैक्स रेट दे ही नहीं रखा है। ठीक, तो चलो फटाफट से, अगर पॉलिसी इवेल्युएट करना हो तो पहले तो प्रेजेंट लिखोगे, फिर P1, फिर P2, सेल्स लिखोगे 225, मैं लाख में ही फिगर ले लेता हूँ, 275, 350 लेस वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है 60% वेरिएबल कॉस्ट है। चलो यहाँ अभी मत घटाओ, पूरा ही घटा देते हैं। 60% वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, 60% करो इसका, 225 का 60% आता है 135, 275 का 60% आता है 165, और 350 का 60% आता है 210। लेस बैड डेप्ट 7.5 लाख, 22.5 लाख, 47.5 लाख। अब ये घटा के फिर टैक्स घटाते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं। टैक्स है नहीं, सीधा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटा दूं। किस पे निकालेंगे? रेशियो चैप्टर में आपने टर्नओवर रेशियो जब पढ़ा था डेटर का, तो हम पढ़ते थे क्रेडिट सेल पे, और यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा रखा है जब वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करते हैं, जब पॉलिसी को इवेल्युएट करते हैं, ये क्या है, डेटर मैनेजमेंट है ना। तो हम डेटर में पैसा जो फंसा है उसकी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देखते, वो ज्यादा बेहतर अप्रोच नहीं है। क्या देखते हैं, जितना कॉस्ट फंसा है उस पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या लोगे, वेरिएबल कॉस्ट लोगे। अगर फिक्स होता तो फिक्स और वेरिएबल जोड़ के टोटल कॉस्ट लेते। चलो, तो 135 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो एवरेज डेटा इंटू 20% कितना आएगा, कितना आएगा, ये कैसे निकाला मैंने, वैसे फॉर्मूला है सर, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, तो एवरेज डेटा आता है। मुझे क्रेडिट सेल पे नहीं निकालना है, मुझे किस पे निकालना है, तो सर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल पे, और कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने ले लिया। कॉस्ट पे क्यों निकाल रहे हैं, डेटर की वैल्यूएशन हम सेल पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल में सर प्रॉफिट एलिमेंट है, प्रॉफिट एलिमेंट को हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंसीडर नहीं किया। डेटर में जो पैसा फंसा है सिर्फ उस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं। चलो सिमिलरली 165 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.2 करोगे 8.25 आएगा, निकालो जरा। तो यार 79.25, सब लाख में फिगर है। ठीक, थर्ड का करो सर, 210 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.2 करेंगे, ये आएगा 14, ये आएगा 78.5। सबसे ज्यादा किसमें है इनकम अपनी, तो नेट प्रॉफिट, नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा कितने है, पॉलिसी 1 में। ठीक, तो हमें पॉलिसी 1 को सिलेक्ट करनी चाहिए। चलो, अब बच गया बस एक क्वेश्चन ना, ये केस स्टडी टाइप। एक काम करता हूं मैं, आप लोगों के लिए एमसीक्यू का एक कंपाइलेशन लेके आता हूं, जिसमें सारे केस स्टडी टाइप के एमसीक्यू प्लस मेरी जो एडिशनल कुछ एमसीक्यू होंगे फ्रेम करे हुए, एक बार में करा दूंगा। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। ठीक, इसमें हमने नोटिस क्या किया, कैपिटल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में बहुत अननेसेसरी के लेंथी सॉल्यूशन है, छोटे तरीके से बनाया जा सकता है, सिंपल तरीके से। ठीक, दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन में जो एडिशनल डिबेंचर हम इशू कर रहे थे, उसकी जो P0 है वो बिल्कुल मिस्टेक निकाल रखा है, वो हमने सही किया है, और सारा चीज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम में जो आ चुके हैं आपके बुक में जो क्वेश्चन है वैसे टाइप के। ठीक, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, टिल पढ़ते रहिए। ठीक है।